इसको हम अगर टेक्निकली कहें तो इसको हम डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज कहलाता है। यानी मैरिज का डिसॉल्व हो जाना या मैरिज का खत्म हो जाना। किसी भी किस्म का जो है वो मैरिज का खत्म होने के जो है वो तरीकाकार जो है वो डिफरेंट है। अब इसको अगर बेसिकली हम हिस्सों में डिवाइड करें तो इसके दो हिस्से बनते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन अ बिग पार्ट। एक्ट ऑफ अल्लाह के जरिए, यानी अगर वह हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, बोथ इन बोथ केसेस मैरिज विल बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर क्या होगा कि मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर हम बात करें एक्ट ऑफ पार्टीज की, तो इसके अंदर हमारे पास दो लोग हैं, इसके अंदर वाइफ है और हस्बैंड है। तो अगर बाय एक्ट ऑफ वाइफ होगा तो वो क्या हो जाएगी, जुडिशियल डाइवोर्स होगी उसके जरिए। वो औरत खुद अपने मर्जी से जो है वो उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगी, जुडिशियल डाइवोर्स होती है। उसके अंदर फिर जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो हमने पहले प्रीवियसली कुछ इसके जो है हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर शायद मैंने आप लोगों के साथ ग्राउंड्स डिस्कस किए थे। तो हम इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल वेरी फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग जो है टॉपिक, कि जनाब जितने भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस होंगे बाय जो है वो कोर्ट, जो मैरिज डिसॉल्व होगी उसके अंदर तो वो ग्राउंड सारे लिए जाएंगे, उसके अंदर मैरिज डिसॉल्व होगी। और एक होता है खुला का राइट औरत के पास, और एक है हस्बैंड के पास जो कि तलाक का हक है उसके पास। अच्छा, अब तलाक का जो राइट है वो हस्बैंड के पास प्योरली होगा, वो वाइफ के पास अगर डेलीगेट करेगा हस्बैंड तब, यानी डेलीगेटेड जिसको कहते हैं, या हम तफवीज तलाक कहते हैं उसको। तफवीज तलाक वाला जो हमारे पास ऑप्शन है, उसके अंदर जो है ये है कि अगर हस्बैंड अपनी जो है वाइफ को इजाजत दे देता है कि जनाब आप अब जो है मेरी तरफ से जो है इजाजत है, अगर तुम इस मैरिटल टाई को खत्म करना चाहो तो कर सकती हो, तो फिर वो हस्बैंड का राइट वाइफ के पास डिवॉल्व हो जाता है बाय वे ऑफ तफवीज तलाक। लेकिन अदरवाइज जो तलाक का हक है, या जिसको हम डाइवोर्स का लफ्ज जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हस्बैंड के पास होता है प्योरली। औरत के पास जो है वो तलाक जो है वो जो हक है, उसे हम कहते हैं ये खुला का राइट है उसके पास। फिर वो अपने जो है जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है तो उसके अंदर वो जा करके या तो खुला क्लेम कर लेती है। खुला क्लेम करना आसान है उसके लिए, कि वो खुला के अंदर जो है वो अगर सिंपल हेटेड का ग्राउंड भी ले लेगी तो उसको खुला जो है ग्रांट हो जाएगी। लेकिन अगर वो जुडिशियल डाइवोर्स चाहती है कि कोर्ट डिसॉल्व करे मेरी मैरिज को, जिसके अंदर हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट है 1939 वाला, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ ग्राउंड्स थे जो कानूनी तौर पर प्रोवाइडेड थे, वो शायद आपकी क्लास के साथ डिस्कस किए थे। अगर नहीं भी किए तो खैर आगे हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसकी टाइप्स के बारे में, और ये कि भाई कौन कौन से जो राइट्स हैं किस किस के पास हैं उसके बारे में है, यानी इंट्रोडक्शन समझ लें आप ये। अच्छा, ये हमारे पास जो है इसकी अगर हम हस्बैंड की तरफ जाएं तो एक तो उसके बाद तलाक का हक है, एक है इला और एक है जिहार। ठीक है, इला ये है कि कत्ता ताल्लुकी कर ले अगर हस्बैंड, यानी ओ क्रिएट हो जाए, यानी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो है मैरिटल टाइम मौजूद है, मैरिज मौजूद है, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना हो, तो उसे हम कहेंगे ये इला है। और जिहार कहते हैं कि जिहार जो है वो ये कहलाता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी माँ से या अपनी बहन से जो है वो कंपेयर करेगा तो उसे हम कहते हैं ये जिहार है। इसके लिए जो है हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया है ऐसा करने से। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो फिर उसके लिए कफारा है, ये या तो वो रोजे रखेगा या फिर जो है वो 10 लोगों को या शायद 30 लोगों को, ऐसा कुछ में एक एग्जैक्ट जो है नंबर बताया गया है, वो उन लोगों को खाना खिलाएगा और तौबा करेगा अल्लाह ताला से। तो फिर क्या होगा कि उसको उसकी जो मैरिटल टाई है वो बच सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि मैरिटल टाई उसकी जो है वो तकरीबन उसमें कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स कहलाती है, वो कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स जो है उसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसके अंदर फर्दर आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं डाइवोर्स बाय हस्बैंड से ना। सबसे पहले उसका है तलाक। तलाक क्या है? इट मींस रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज। ठीक है, यानी रिप्यूडिएट करना कहते हैं खत्म कर देना, मैरिटल टाई को डिसॉल्व कर देना। रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय हस्बैंड, इट इज अ peculiar because Muslim husband has unrestricted right to divorce without giving any reason। अब ये बात आप जहन में रखें
कि कुछ लोग क्या करते हैं, तब उनके पास आ गया जी जनाब क्लाइंट, उसने कहा कि मुझे जो है वो डाइवोर्स डीड बनवानी है, तलाकनामा बनवाना है। उससे पूछेंगे भाई यहाँ चलें, आप ये बताएं आपकी प्रॉब्लम क्या है, अपनी वाइफ से आप क्या चाहते थे, क्या मसला है। अब उसमें लाइन लगा देते हैं इल्जामात की। तो ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें इल्जामात लगाए जाएं। हस्बैंड बगैर कोई वजह बताए भी तलाक दे सकता है, कानून ये कहता है। देखिए इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जरूर ये किसी के ऊपर ब्लेम गेम करें फिर उसके बाद उसको जो है मैरिज को डिसॉल्व करें। इस्लाम औरत को भी हक देता है, मर्द को भी, बगैर किसी जो है वो रीजन के भी मैरिटल टाई को डिसॉल्व किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हैट्रेड। हैट्रेड एक बहुत बड़ा ग्राउंड समझा जाता है। अगर कोई शख्स किसी से नफरत करता है तो वो उसके साथ रह नहीं सकता, अल्लाह ताला के बनाए हुए जो है वो हुकूक अदा नहीं कर सकता, और अ, अल्लाह ताला की हदें बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मैरिटल टाई ऑटोमेटिकली जो है वो इंसान के पास एक राइट मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो इजाजत दी है, इसको भी जो है वो इंसान अपने उस हक को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। अगर हस्बैंड अपनी जो है मर्जी से मैरिटल टाई को डिसॉल्व करता है तो फिर उसको हक महर अदा करना होता है, फुल। अगर तो उसने हाफ पेमेंट की हुई है तो बाकी रिमेनिंग हाफ देगा। और अगर उसने बिल्कुल भी पेमेंट नहीं की हुई है तो वो कंप्लीट पेमेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, फर्दर सेज unrestricted right to divorce without giving any reason. Muslim law does not requires the existence of any fault or matrimonial offenses as an excuse for divorce. It is applicable where it is impossible for the spouses to live together, so they must separate peculiarly या फिर पीसफुली जो है वो अलग हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी दे कैन बी दे कैन बी सेपरेटेड पीसफुली, बाय कंसेंट भी कर सकते हैं वो अलहदगी। However, an indirect check upon this right is obligation of husband to pay the dower upon the dissolution of marriage। जब भी शोहर अपनी बीवी को तलाक देगा, जब भी हस्बैंड की तरफ से मैरिटल टाई डिसॉल्व होगी, चाहे उसका तरीकाकार जो भी हो, तो हस्बैंड को जो है हक महर अदा करना होगा। अच्छा, उसके बाद है कंडीशन फॉर अ वैलिड वैलिड तलाक। उसके अंदर कौन कौन सी जो है कंडीशंस अप्लाई होंगी। सबसे पहले ये है कि कैपेसिटी एवरी मुस्लिम हस्बैंड ऑफ साउंड माइंड एंड हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी इज कॉम्पिटेंट टू प्रोनाउंस तलाक। यानी ऐसा नहीं है कि जो है उसके लिए कोई बहुत हाई हाई और वो इस तरह के जो रूल्स हैं। तो उसके लिए रूल्स जो उसके लिए जो कंडीशन है सबसे पहली वो ये है कैपेसिटी टू डाइवोर्स होनी चाहिए। और वो लीगल कैपेसिटी क्या होगी कि मुस्लिम हस्बैंड ऑफ साउंड माइंड, यानी वो मतलब मेंटली इनकेपेबल नहीं होना चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए कि वो तलाक दे रहा है। ठीक है। और उसकी एज जो है वो उसने प्यूबर्टी की एज को अटेंड कर लिया हो। मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो है अगर माइनर की का निकाह कर दिया जाएगा तो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी तो हस्बैंड के पास राइट होगा कि वो डाइवोर्स भी दे सकता है और मैरिटल टाई को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। तो प्यूबर्टी की एज को पहुंचाना जरूरी है। और उसके अलावा ये कि क्योंकि अगर निकाह एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फिर जो है वो तलाक दे सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी बात हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ और बंदा कहे मैं अपनी जो है वो मैरिटल टाई खत्म कर रहा हूँ। मैरिटल टाई खत्म करने से पहले निकाह होना जरूरी है। ठीक है जी। द गार्जियन के नॉट प्रोनाउंस तलाक ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर हस्बैंड। ठीक है। अगर तो गार्जियन के थ्रू भी मैरिज हुई है, इवन इवन देन जो राइट टू डाइवोर्स है वो जो है वो हस्बैंड के पास ही रहेगा। और वो कब उसको एक्सरसाइज करेगा, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। अगर हस्बैंड अभी उसकी एज कम है और वो अभी जो है प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंचा है तो मैरिटल टाई कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है। Some jurists also consider that even talaq pronounced against a minor or insane wife is void and ineffective। अगर बीवी जो है वो अनसाउंड माइंड है, यानी वो जो है कैपेबिलिटी नहीं रखती है समझने की, तब भी क्या होगा कि मैरिटल टाई डिसॉल्व नहीं होगी जब तक कि वो जो है अपने उस बीमारी से रिकवर नहीं हो जाती है। तो साउंड माइंड दोनों पार्टीज का होना जरूरी है, एक हस्बैंड का और साथ में फिर वाइफ का भी। क्योंकि
अगर वाइफ ये बात नहीं समझ पा रही कि उसको डाइवोर्स हो रही है, तब भी दोनों सूरतों में क्या होगा कि दोनों जो है वो केसेस के अंदर वाइफ को जब पता ही नहीं है कि उसको डाइवोर्स प्रोनाउंस की जा रही है, तो फिर उस जो है वो डाइवोर्स का कोई फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि डाइवोर्स किसको देनी है? डाइवोर्स तो वाइफ को देनी है ना, हस्बैंड को तो नहीं देनी है। ये वो जब तक नहीं समझेगी, तो उसको समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्या हो रहा है, तब तक उसके लिए जो है ये एक इनफेक्टिव चीज हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा ये कि जो उसके बाद ये कि फ्री कंसेंट, एक्सेप्ट अंडर द हनफी लॉ द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड in pronouncement of talaq must be free until Hanafi law. Uh, According to Hanafi law, a talaq pronounced under the compulsion, undue influence, fraud, voluntarily intoxication is valid, and dissolution is dissolve the marriage. However, even under Hanafi law, talaq pronounced under the force or involuntarily is also जो है इसके अंदर कहता है कि इनवॉल्टरी इंटॉक्सिकेशन इज आल्सो वाइड। अब इसके अंदर जो है ना दो तीन बातें इसमें की गई हैं। भाई अगर नशे में दी है, अगर तलाक जो है वो किसी ने प्रेशराइज कर दिया, अम्मी ने कह दिया, अब्बू ने कह दिया, और भाई मैंने तो बड़े अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दिए, तब भी वो तलाक जो है वो वैलिड होगी। अगर ये है कि जो तलाक दी गई है वो किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली और जो है इसके जरिए इंटॉक्सिकेशन के अंदर जो है वो दी गई है। ये टैक्सेशन का लफ्ज लिखा है, टैक्सेशन नहीं है एक्चुअली, ये इंटॉक्सिकेशन है। इसको जो है थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। अच्छा, इंटॉक्सिकेशन के अंदर अगर इंटॉक्सिकेशन ऐसा हो कि जिसके अंदर जो है बंदे ने खुद अपनी मर्जी से जो है वो नशा नहीं किया, बल्कि उसको जबरदस्ती कराया गया है, उसका क्या होगा कि अगर जैसा कि आप जो है वो ड्रामों फिल्मों वगैरह में देखते होंगे कि किसी को जो है वो क्या किया है कि खाने पीने की चीज के अंदर मिला मिलू के जो है वो अगर कोई जो है वो नशावर चीज दे दी, उसको खुद को भी नहीं पता कि मैंने नशे वाली चीज खा ली है, और उसके होश आवास खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो उसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि जो मेरे साथ ये मामला हुआ था इसके अंदर मेरी कंसेंट शामिल नहीं थी, और मैंने जो है ये अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेशन नहीं ली थी। तो ऐसी सूरत हाल में उसको वाइड करार दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें फॉर्मेलिटीज क्या होगी? सुन्नी लॉ कहता है तलाक में बी इन ओरल और इन राइटिंग, दोनों सूरतों में तलाक वाक़ई हो जाएगी, चाहे वो लिखत में दी जाए चाहे वो जबानी दी जाए। अच्छा, बी, नो पर्टिकुलर वर्ड इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ तलाक, बट expression should be clearly indicated the husband's desire, यानी husband desire to dissolve the marriage, यानी ये बात इसके अंदर सबसे अहम है कि अगर जो है हस्बैंड तलाक जो दे रहा है, तो उसके अंदर उसकी सबसे पहले कि उसकी नीयत क्या है। आपको देखें, आपने एक सूरत पढ़ी होगी जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जनाब इन्नमल अमाल बिन्नियात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है नीयत। कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, जैसे कोई आयत सूरत नहीं है कि उसको पढ़ेंगे तो तलाक होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके अंदर अगर नीयत तलाक देने की है और क्लियर वर्ड्स के जरिए दी गई है, इंटेंशन क्लियर है, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। थर्ड वन इज इट नीड्स नॉट मेड इट्स सॉरी इट नीड नॉट टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। देखें, ये जो फैमिली मैटर्स होते हैं जहां पर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो कन्वर्जेशन होती है, उसको कानून शहादत के अंदर भी एक्सेप्शन दी गई है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान तन्हाई में किसी किस्म की कोई कन्वर्जेशन हुई है, तो वो हो सकती है, बिल्कुल, और इसके अंदर विटनेसेस की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरीके से इन सेम मैनर, अगर हस्बैंड ने तलाक तन्हाई में भी अपनी बीवी को दे दी है, तो वो तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें विटनेस नहीं थे तो लिहाजा पहले तो गवाह होने चाहिए थे और फिर उसके बाद। तो सुन्नी ला ये कहता है कि अगर प्रोनाउंसमेंट में क्लियर इंटेंशन मौजूद है, क्लियर वर्ड्स मौजूद हैं, तो वहां पर वो तलाक वाक़ई हो जाएगी, और देयर नो नीड ऑफ विटनेसेस। मेयरली डिक्लेरेशन काफी है, हस्बैंड डिक्लेयर कर दे मैंने तलाक दे दी है, वाइफ कहे हाँ जी मैंने मुझे मेरे हस्बैंड ने जो है डिवोर्स दे दी है, तो वो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि बिल्कुल जो है वो डिवोर्स जो है प्रोनाउंस कर दी गई है।
और अब आ जाते हैं शिया लॉ क्या कहता है इसके बारे में। शिया लॉ ये कहता है कि तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली एक्सेप्ट वेयर हस्बैंड इज अनएबल टू स्पीक। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। अब शिया लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये भी मौजूद है कि वहां पर विटनेसेस हों, और ये भी है कि पहले प्रोनाउंसमेंट ओरल होनी चाहिए, हर्डेबल होनी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, कि लोगों को पता लगे कि हाँ जी इसने बंदे ने क्या कहा है। इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टू competent witnesses, फॉर एग्जाम्पल every Muslim male who has attained the age of puberty and of the sound mind. Moreover, in place of one male, two female adult with sound mind witnesses may be substituted. और सी में इसमें कहता है कि जनाब it requires the use of specific Arabic words in the specific formula that pronouncement of the talaq। अब इसके अंदर ना थोड़ी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं। उनका कहना यह है कि शिया लॉ में ये कहा गया है कि एक तो उनका कोई अरबिक जो है वो उन्होंने एक बनाया हुआ है कि भाई ये एक प्रोनाउंसमेंट के लिए ये वर्ड्स यूज होंगे, और दूसरे ये कि विटनेसेस मौजूद हों। अब दो मेल विटनेसेस अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगर एक मेल है तो फिर उसकी जगह पे दो फीमेल को लिया जा सकता है। और जो है अल्फाज बिल्कुल क्लियर हों, सुनने में आए, प्रोनाउंसमेंट इस तरीके से होगी तो ही वो जो है वो डाइवोर्स एक्सेप्टेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है जी। ये अब इसके हमारे पास जो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो उनके जो है ये इसकी इसमें थोड़ी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, सुन्नी लॉ के अंदर कोई ऐसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है कहा गया है कि जो है बंदे की इंटेंशन अगर डाइवोर्स देने की है तो नो पर्टिकुलर क्लियर वर्ड्स, जैसे अरबिक के अंदर नहीं है, उर्दू के अंदर भी तलाक तलाक जो है वो प्रोनाउंस की जा सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जनाब और मजीद इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और ये है कि एक्सप्रेस वर्ड द वर्ड मस्ट द वर्ड ऑफ तलाक मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड, मी हस्बैंड इंटेंशन टू डाइवोर्स डिसॉल्व द मैरिज, सो प्रोनाउंस्ड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। यानी जो प्रोनाउंसमेंट होगी ये शिया लॉ के हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अभी ना, रिक्वायरमेंट्स, ये शिया लॉ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेक्शन ये आप डाइवो वो निकाल लें जो अच्छा शिया लॉ वाला उसके अंदर नहीं होगा, देख उसके अंदर शिया लॉ वाला नहीं होगा, कि शिया लॉ वाला जो है मैंने इसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन में रखा है। उसका रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं जनाब के भाई शिया लॉ क्या कहता है और सुन्नी लॉ क्या कहता है। हमारी बुक के अंदर सुन्नी लॉ के मुतालिक मौजूद है, और ये शिया लॉ वाला मैंने इसमें एडिशनली ऐड किया है ताकि जो है वो हम फिर वो उस बात को क्लियर कर सकें कि शिया लॉ क्या कहता है। ठीक है, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना रिक्वायरमेंट, वो शिया लॉ वाली पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कहा है कि क्लियर वर्ड्स हों, दो विटनेसेस मौजूद हों, वाइफ भी मौजूद होनी चाहिए, उसको सुनने में आना चाहिए, और सबसे पहले ये कि नोटिस दिया जाएगा तलाक का बीवी को। इट इज नेसेसरी फॉर द हस्बैंड टू communicate the pronouncement of talaq to wife. Talaq becomes effective from the moment of the pronouncement. अच्छा, जब ये दोनों केसेस के अंदर सुन्नी लॉ में भी शिया लॉ में भी तलाक जो होगी वो प्रोनाउंसमेंट जिस टाइम पे उसकी की जा रही होगी उसी वक्त से वो इफेक्टिव हो जाएगी, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन इट वाज वाइफ वाज कम्स टू नो। अच्छा, अब इन इस मामले के अंदर क्या होगा कि ये जो चीज है ये बहुत क्लियर है, सुन्नी लॉ और शिया लॉ दोनों में सेम है। अगर जो है वो तलाक प्रोनाउंस कर दी गई है, फिर वाइफ तक अगर जो है वो नहीं पहुंची, उसकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो उसके बावजूद तलाक इफेक्टिव होगी, उस टाइम से इफेक्टिव होगी जिस वक्त वो प्रोनाउंस की गई होगी। उसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा कि बीवी उसका नोटिस रिसीव करे, या हमारे यहाँ ड्रामों में दिखाते हैं, बस बीवी नहीं ले रही, नहीं हो रही तलाक। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तलाकनामे पे वो हस्बैंड ने साइन कर दिया, वो तलाकनामा इफेक्टिव हो जाएगा वेन एवर इट वॉज साइंड। अच्छा, एक्सप्रेस लिखत में साइन होना तो बड़ी बात है, यहाँ पर जुबानी की भी इजाजत है। अच्छा, सुन्नी लॉ सेज अ तलाक में आइदर बी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल और सब्जेक्ट टू कंडीशन और contingent, depend upon happening of a uncertain future event. A conditional or a contingent talaq becomes effective
only upon the fulfillment of the condition or happening of the future event. However, condition must not be un-Islamic. अब इसके अंदर ये है कि एक तो अनकंडीशनल डाइवोर्स हो गई, और एक होती है कि हस्बैंड कहता है कि अगर तुमने ये काम कर लिया तो मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है। इस तरह की कंडीशन भी कुछ कई दफा जो है सुनने में आती है, केसेस सुनने में आते हैं कि जनाब इस तरह की रखी गई होती हैं। अच्छा, अनकंडीशनल डाइवोर्स तो ये है कि जैसी प्रोनाउंस होगी तो वैसी इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कंडीशन रखी गई है तो जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल होती है वैसे ही जो है वो तलाक ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, शिया लॉ में कहते हैं कि जो है कंडीशनल डाइवोर्स की इजाजत नहीं है शिया लॉ के अंदर। अनकंडीशनल डाइवोर्स जो सिंपल होती है उसकी परमिशन है, बाकी कंडीशनल डाइवोर्स की परमिशन नहीं है। वो कहते हैं जी इस तरह की जो डाइवोर्स है वो वाइड है। अच्छा, अब हम अगर तलाक को जो थॉरोली अगर डिवाइड करें तो इसमें हमारे पास दो होती हैं, तलाक जिस तलाक के सुन्नत या जिसे रिवोकेबल डाइवोर्स कहा जाता है, और तलाक बिदअत या जिसे अनरिवोकेबल कहा जाता है। अच्छा, तलाक सुन्नत के अंदर फिर प्रोसीजर मौजूद है, और तलाक बिदअत वो कहलाती है जो एटवंस तीन दफा आप जो अक्सर हम जो है वो देखते हैं हमारे पास माशरे में, जो एक हमारे एशियन कंट्रीज में खास तौर पे जो तरीका कार इख्तियार किया जाता है, एकदम से तीन प्रोनाउंसमेंट कर दी जाती हैं। तो दैट टाइप ऑफ डाइवोर्स इज कॉल्ड बिदअत, तलाक बिदअत, या इसको हम इर्रेवोकेबल और तलाक बाइन भी कहा जाता है इसको। अच्छा, तलाक सुन्नत या फिर हम कहेंगे रिवोकेबल जो है उसके फिर दो किस अकसाम है, तलाक एहसन और तलाक हसन। मोस्ट प्रॉपर एंड प्रॉपर। तलाक एहसन जो है वो मोस्ट प्रॉपर है, और तलाक हसन जो है वो प्रॉपर है। अब ये हम जो है इसकी स्टार्ट कर लेते हैं कि तलाकुल सुन्नत या फिर जिसे हम रिवोकेबल तलाक कहते हैं वो क्या चीज है, उसके बारे में हम जो है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये है कि इसमें जो प्रोनाउंसमेंट है वो तीन तो प्रोनाउंसमेंट एक साथ नहीं होती हैं। इसके अंदर तरीकाकार है बाकायदा, तलाकुल सुन्नत जिसे हम कहते हैं उसके अंदर। अच्छा, इट इज रिगार्डेड टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ तलाक। इट इज ये अप्रूव्ड क्यों कहलाती है, क्योंकि असहाबा कराम के दौर में जो, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तलाक दी जाती थी, वो ये तलाक जो है वो बाइन नहीं दी जाती थी, बिद्दत वाला तरीका नहीं है जो है वो अप्लाई होता था, बल्कि ये तरीका अप्लाई होता था जिसको हम तलाक के सुन्ना भी कहते हैं या फिर जिसे हम रिवोकेबल कहते हैं। ठीक है, द प्रॉफिट ऑलवेज कंसीडर्ड तलाक एज एन इविल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो तलाक है उसको बुरा समझा जाता था, और इवन यहाँ तक कहा गया कि हलाल कामों में अल्लाह ताला का नापसंदीदा तरीन काम जो है वो तलाक है। ठीक है, इफ एट ऑल दिस evil was to take place, the best possible formula was one in which there was a possibility of revoking the effects of this evil, so that the Prophet sallallahu alaihi wasallam recommended revocable talaq as a consequences or do not become final at once. There is a possibility of compromise and reconciliation between the husband and wife. It is also called Trakul Ruja. Talakul Raja. It is followed by both Shia and Sunnis. It may be pronounced either इन एहसन और हसन फॉर्म। इसके अंदर दो फार्मूलाज हैं, एक है तलाक एहसन और एक है तलाक हसन। और ये ऐसी जो है वो डाइवोर्स है जिसको रिवोक किया जा सकता है, जिसके अंदर जो है वो रुजू हो सकता है, वाइफ और हस्बैंड के दरमियान दरवाजा वापसी का खुला होता है, और इस ये जो है सबसे ज्यादा सही तरीका कहलाता है। और इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, इसमें वो दोनों जो सेक्ट्स हैं हमारे, यानी सुन्नी सेक्ट हो गया या शिया सेक्ट, वो दोनों ही इसको फॉलो करते हैं, दोनों मानते हैं। फिर भले ही उसके अंदर वो अलग से उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं दूसरी वाली, वो भले पूरी हो नहीं हो, दोनों सूरतों में होगा ये कि दोनों सूरतों में उसको माना जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म है इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोकिंग प्रोनाउंसमेंट। अच्छा, हमारा जो है वो टाइम अभी खत्म होने वाला, तो हम सिर्फ ये एक ही टाइप थोड़ी सी डिस्कस कर पाएंगे, फिर हम इसकी टाइप्स जो हैं वो दोबारा शुरू से
तलाक एहसन से ही दोबारा से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोकिंग द प्रोनाउंसमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इद्दत पीरियड एंड द इविल वर्ड्स ऑफ तलाक आर टू बी uttered only once. In this talaq, there is a single declaration during the period of purity, followed by no revocation by husband for 3 successive period of purity. अब इसके अंदर क्या है, इसका तलाक एहसन का तरीका यह है कि सिंगल प्रोनाउंसमेंट होगी, और दो प्रोनाउंसमेंट जो फर्दर हैं वो नहीं होंगी, और कंटिन्यूसली अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होगा तो फिर तलाक जो है वो ये समझा जाएगा कि कंप्लीटली लीगली जो है उसको तलाक की तीनों प्रोनाउंसमेंट वो वाक़ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब ये है तलाक एहसन। ठीक है जी। यानी सिंगल प्रोनाउंसमेंट होगी, 3 दफा प्रोनाउंसमेंट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि जो सिंगल हमारे पास जो प्रोनाउंसमेंट होगी, वो उस प्रोनाउंसमेंट के बाद जो कंटिन्यूसली 3 पीरियड, 3 जो मेंस्ट्रुअल पीरियड हैं या 3 महीने हैं, उसके अंदर वेट किया जाएगा। अगर तो वाइफ और हस्बैंड के दरमियान जो है रिकॉन्सिलेशन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो तलाक जो है समझा जाएगा कि वाकई हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कुछ सवाल करना है तो कर लें और सीआर मौजूद हैं क्लास में तो अटेंडेंस ले लें। सीआर मौजूद हैं बेटा आप? जी जी मैडम। अच्छा, हाजिरी ले लिया आपने? मैम ऐसे स्क्रीनशॉट अभी ले लेता हूँ मैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास नोट कर लें आज की अटेंडेंस, और प्रीवियस अटेंडेंस भी अपने पास रखिएगा, जो हमारी प्रीवियस अटेंडेंस है। ठीक है। तो मैंने ओके असल में क्या मैडम। है कि ईद से पहले वाली आपको अटेंडेंस दे दी थी। ठीक है। अभी ईद के बाद वाली जो है हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं, तो ये जो आपके पास अटेंडेंस ये आपने पास सेफ रखनी है। इंशाल्लाह ताला हमारी फिजिकल क्लासेस जैसे ही ऑन होंगी तो वो मैं आप लोगों से ले लूंगी अटेंडेंस। अभी तो फिलहाल मुझे आप नहीं दे पाएंगे, तो अभी अपने पास अपने रजिस्टर में रखिएगा इसको सेफ। मैडम मिड्स होंगे या नहीं होंगे? बेटा इसके ऊपर ना मैं आपको कोई भी बात कह नहीं सकती, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, एक मेरा अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ जाती तौर पे कि मुझे क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मिड हम नहीं करवा पाएंगे, सिंपल। क्योंकि जो हालात हैं वो ऐसे नजर नहीं आ रहे कि जिसके अंदर मिड हो सके। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं, देखें आने वाले वक्त के बारे में मैं कोई प्रिडिक्शन, मैं कोई जो है ना वो नजूमी तो हूं नहीं कि मैं आपको कहूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि आज का दिन कैसा रहेगा वो मैं नहीं बता सकती। बाकी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस तरह के हमारे कंडीशंस इस टाइम पे चल रहे हैं, उस कंडीशंस के अंदर जो है वो नजर नहीं आ रहा कि हमारी जो है वो क्या कह सकते हैं कि हम करवा पाएंगे मिड टर्म। ठीक है। तो इसलिए इसके लिए ये है कि आप लोग